हेलो दोस्तों। हम लोग कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चंस के सीरीज को। तो एक और वीडियो जिसमें हम लोग जो है जानेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस सीरीज का पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों देखिए, बिल्कुल जो सिलेबस के अनुरूप जिस प्रकार से जो रेलवे का एग्जाम्स में जो पैटर्न्स है क्वेश्चन पूछने का, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं आपको सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखिए, रेलवे के एग्जाम में जो है जीवों के वैज्ञानिक जो नाम होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसी से है कि पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों पावोक्रिस्टेटस जो है वो मोर का यानी कि पीकॉक का जो है वैज्ञानिक नाम है। साथ ही यहाँ पे कुछ और जीव हैं, उन सभी का भी जो हम लोग वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। वे सभी भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है बाघ। तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। वहीं मेढक जो है यानी कि फ्रॉग का जो होता है ये होता है राना टिग्रीना। और मोर का तो जस्ट अभी आपको यहाँ पे बताया ही, पावोक्रिस्टेटस। साथ ही दोस्तों मनुष्य का जो है ये आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मनुष्य का भी जो है कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला करते हैं, अगला है व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। जैसे दोस्तों जो मनुष्य का जो हृदय होता है इसमें हम सभी जानते ही हैं कि 4 चैम्बर होता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो व्हेल होता है, व्हेल के हृदय में कितना चैम्बर होता है। तो दोस्तों व्हेल के हृदय में जो है 4 चैम्बर होता है। व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण जो है नहीं जमता है। तो वो है दोस्तों हिपेरिन। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी यानी टीबिया नामक जो बोन होता है, टीबिया बोन, वो किस में पाई जाती है। मतलब कहाँ पर जो है बॉडी में कहाँ पर पाया जाता है। खोपड़ी में, टांग में यानी कि लेग में, या फिर रीब केज, या फिर भुजा में। तो दोस्तों ये जो बोन है टीबिया, ये टांग में यानी कि लेग में पाया जाता है। इसे इमेज से हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारी मानव का जो लेग होता है वो ये है। तो इसमें ये देखते हैं ये जो घुटना होता है और ये जो टखना है, तो घुटना से लेकर के टखना के बीच में जो हड्डी होता है इसे ही जो है इस हड्डी को कहा जाता है टीबिया। यहाँ पे देखिए एक और हड्डी है, इसे कहा जाता है फिबुला। फिबुला। और हमारे जो शरीर में यानी कि मानव शरीर में जो सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो आपको पता ही होगा कि जांघ की हड्डी होती है, जिसे क्या कहा जाता है फीमर। ये जो हड्डी देख रहे हैं इसे ही कहा जाता है, ये जो जांघ की हड्डी है ये फीमर है। और यही जो है सबसे लंबी हड्डी होती है मानव में। और ये जो टीबिया है, ये जो टीबिया जो हड्डी है, ये जो यहाँ पर है, ये दूसरी मानव शरीर के अंदर जो है दूसरी सबसे लंबी हड्डी है। तो टीबिया पूछा जाएगा या फिर फिबुला पूछा जाएगा। ये दोनों जो है टांग में ये दोनों हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शंस हैं गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, या फिर योनि मार्ग में। गर्भाशय यानी कि यूट्रस, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब, और अंडग्रंथि यानी कि ओवेरी। और निषेचन क्या होता है दोस्तों, तो जो शुक्राणु होता है यानी कि स्पर्म और अंडाणु,
ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जीगोट यानी कि युग्मक का निर्माण करते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो ये जो क्रिया है शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलना, ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्तों अंडवाहिनी में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं। इसे हम लोग जो है इमेज से समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो है, ये है मादा जनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसमें से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑर्गन, ये जो बीच वाला जो देख रहे हैं, ये है दोस्तों गर्भाशय यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस। और यहाँ पर ये जो अंग देख रहे हैं, ये एक ग्लैंड है जिसे कहा जाता है ओवेरी। ओवेरी जिसे अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जिसे अंड ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये हो गया जाकर के गर्भाशय यानी कि यूट्रस, और ये जो ओवेरी है इसे कहा जाता है अंड ग्रंथि, जहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर और यहाँ पर जो है अंडाणु का निर्माण होता है, और यहाँ से अंडाणु निकल करके जो है ये जो आप नली देख रहे हैं जिसे फ्लैपियन ट्यूब कहा जाता है, अंडवाहिनी कहा जाता है, तो जो यूट्रस से कनेक्टेड है इसी में, यानी कि यहाँ पर ही जो है, यहाँ से अंडाणु निकलेगा, और जब शुक्राणु आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, यहीं पर होती है, यह फ्लैपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में। अगला करते हैं, अगला है वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। जल में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है भार में, वेट में बताना है कि इनका अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों जो हम लोग जानते हैं कि जो जल यानी कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H2O। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु होता है, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है, तो 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन के एक परमाणु की बात की जाए तो इसका जो भार होता है वो होता है 16। तो इसका रेशियो हम लोग निकाले तो कितना होता है 1:8। तो यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है भार के अनुसार जो है कितना होगा, तो वो होगा 1:8। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों अम्ल यानी कि एसिड, अम्ल जो है जब क्षार यानी कि बेस से जब अभिक्रिया करता है, अम्ल और अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो ये लवण और जल बनाता है, यानी कि सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा था कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करती है तो उसके फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है, तो लवण बनता है और जल बनता है। तो ऑप्शंस में सिर्फ लवण दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, लवण। अगला क्वेश्चन है एल्कीन, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का दोस्तों समान सूत्र होता है CnH2n। साथ ही यहाँ पे भी जान लेते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन सभी का जो है सूत्र एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया CnH2n अल्कीन का सूत्र, और वहीं ये देखेंगे CnH2n+2 जो है ये अल्काइन का सूत्र होता है, अल्केन का होता है। ANE यहाँ पर लगेगा, इसमें ENE, और CnH2n- जब लगा रहेगा -2 तो ये हो जाएगा अल्काइन का सूत्र। तो ये तीनों का जो है सूत्र आपको याद रखना है, कोई भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। अल्कीन का जो सूत्र होता है वो CnH2n होता है, अल्केन का जो होता है CnH2n+2 होता है, और अल्काइन का, अल्काइन YNE है, CnH2-2 होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस का उत्पादन होता है। यानी कि एसिड जो है जब सोडियम कार्बोनेट
मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस का उत्पादन करता है? तो ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। याद रखना है कि जब भी कोई मेटल जो है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? यानी कि ऊष्मा यानी कि हीट का ट्रांसफर करने का इसमें से कौन सा विधि नहीं है? तो देखिए पहला तो है जो कि चालन है। तो चालन जो है एक हीट ट्रांसफर की एक विधि है जिसे हम लोग कंडक्शन भी कहते हैं। और इस विधि से जो है सॉलिड में जो है हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि ये मान लेते हैं कोई मेटल है और इसका एक एंड अगर हम लोग हीट करें तो दूसरे एंड भी हीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का यानी कि एनर्जी का हीट का जो ट्रांसफ़र हुआ है वन साइड से दूसरे साइड, ये कौन से विधि से होता है? तो चालन, जिसे कंडक्शन भी कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालन विधि से जो है ऊष्मा का स्थानांतरण जो है किस में होता है? तो सॉलिड में होता है। वहीं संवहन विधि से जो है लिक्विड में होता है, यानी कि द्रव में होता है। जैसे पानी जो हीट होता है वो संवहन विधि से होता है। अगला है संघनन और चौथा है विकिरण। विकिरण दोस्तों जिसे रेडिएशन कहते हैं, जैसे कि सन का जो हीट है वो अर्थ तक आ रहा है तो कौन से विधि से आ रहा है? इसमें जो हीट एनर्जी जो आ रही है वो किस विधि से आ रही है? तो विकिरण यानी कि रेडिएशन विधि से आ रहा है। तो देखिए जो चालन है, संवहन है और जो विकिरण है, ये तीनों जो है ऊष्मा स्थानांतरण का विधि है। लेकिन ये जो संघनन है जिसे कंडेंसेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है? ये जो होता है जो वेपर होता है यानी कि वाटर वेपर होता है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है संघनन यानी कि कंडेंसेशन, जिससे बारिश होता है। तो ये जो है ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ऊष्मा का स्थानांतरण का विधि है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? वायु प्रदूषण के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि PM का क्या तात्पर्य है? तो इसका दोस्तों तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर यानी कणिकाएं पदार्थ। P से पार्टिकुलेट और M से मैटर यानी कणिकाएं पदार्थ जो है, इसका अर्थ होता है वायु प्रदूषण के संदर्भ में। तो राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है मानव नेत्र की वह क्षमता क्या कहलाता है जिसके कारण वह नज़दीक और दूर की वस्तु को देख पाता है? दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारी आई में एक टेंडेंसी होती है कि अगर ये आई है तो हम क्या देखते हैं कि वस्तु को अगर आँख से नज़दीक रखें या वस्तु को दूर रखें, हमेशा जो इमेज जो है रेटिना पर ही बनता है। तो ये जो आँख का जो क्षमता होता है कि वो वस्तु आँख से किसी भी डिस्टेंस पर रहे, हमेशा उसका इमेज जो है रेटिना पर ही फोकस होता है। इसके पीछे ये जो एबिलिटी होता है आँख की, इसे कहा जाता है सामंजन क्षमता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन पावर। तो एकोमोडेशन पावर क्या होता है कि हम लोग आँख से किसी भी वस्तु को नज़दीक रखें या दूर रखें, हमेशा इमेज जो है रेटिना पर ही बनाता है आँख। ये जो इसकी जो शक्ति होती है इसे ही कहा जाता है सामंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। दोस्तों आगे के क्वेश्चंस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला है ग्राफीन क्या है। तो जो ग्राफीन दोस्तों ये जो है कार्बन का जो है अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। अपरूप क्या होता है? तो दोस्तों जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, कई सारे जो तत्व होते हैं वो कई रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन जो है वो कई रूपों में पाया जाता है। जैसे कार्बन के अपरूप की बात की जाए तो एक तो यही हो गया आपका ग्राफीन, उसके बाद हो गया ग्रेफाइट, डायमंड, ये सभी जो है कार्बन के ही फॉर्म्स हैं। तो ये सब जो है ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ग्राफीन हो गया, ये सब जो हैं कार्बन के क्या हैं, अपरूप हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे आप, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि एक अदिश राशि और दूसरा हो गया सदिश राशि। अदिश राशि जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि नहीं है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे ये जो आयतन है, आयतन जो है ये अदिश राशि है। दूसरा ये जो द्रव्यमान है ये भी अदिश राशि है। और तीसरा लंबाई जो है ये भी क्या है, अदिश राशि है। तो एक ही बच गया बल, यानी कि फोर्स। तो बल जो है ये कैसा ये जो है वो सदिश राशि है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा अदिश राशि नहीं है, तो बल जो है अदिश राशि नहीं है बल्कि ये सदिश राशि है। कुछ और सदिश राशि के बारे में जान लेते हैं। बल के साथ साथ हो गया जैसे वेग यानी कि वेलोसिटी, संवेग यानी कि मोमेंटम, ये सभी जो हैं बल, वेग, संवेग, ये सब जो हैं सदिश राशि हैं। वहीं बात करें आयतन का हो गया, द्रव्यमान, लंबाई, चाल, दूरी, समय, ताप, ये सब जो हैं अदिश राशि होते हैं। अगला क्वेश्चन है गेलना किसका अयस्क है, यानी कि और गेलना जो है वो किसका अयस्क है। तो गेलना जो है दोस्तों वो शीशा यानी कि लेड का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, रेलवे के एग्जाम्स में और अदर दूसरे एग्जाम्स में भी रिपीटेड ये क्वेश्चन है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर रूम में फ्रिज का जो दरवाज़ा है उसको खुला रख दें तो इस पर जो है रूम के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ताप क्या घट जाएगा, वहाँ का ताप बढ़ जाएगा रूम का, या ताप स्थिर रहेगा यानी कि कांस्टेंट रहेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग कमरे में फ्रिज रखते हैं और उसका जो डोर है वो ओपन रख देते हैं तो रूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने से बिल्कुल लग रहा होगा कि बिल्कुल जो रेलवे का जो पैटर्न है बिल्कुल उसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप जो है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कंटेंट जो है बिल्कुल रेलवे के एग्जाम्स के अनुरूप लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पहले जान लेते हैं। कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। और यहाँ पे एक और बता देता हूँ कि एक होता है कास्टिक पोटास जिसका फॉर्मूला होता है KOH। ये दोस्तों कास्टिक पोटास का है
और ये जो है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो यदि हम इसके फॉर्मूले को देखें तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि NaOH यानी इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। वहीं ये जो कास्टिक पोटास है इसका रासायनिक क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड यानी बॉडी का भार क्या होगा। भार यानी कि वेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर पे ले जाए, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर हम ले जाएं, पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं तो उसका वेट क्या होगा, यानी कि W क्या होगा। तो दोस्तों जानते होंगे कि W निकालने का यानी कि वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो यहाँ पर मास कुछ भी रहेगा, देखिए अर्थ के सेंटर पर जी का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो मास कुछ भी मास हो, जब वो 0 से इंटू होगा यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 0 ही होगा। तो याद रखना है आपको, सीधे डायरेक्ट याद रखिए कि पृथ्वी के केंद्र पर यानी कि सेंटर पर जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, मास की बात नहीं हो रही है, वेट की बात हो रही है, वेट जो होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो का कारण क्या है, यानी पोलियो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण या फिर इंसेक्ट के कारण। तो ये जो दोस्तों हैं वो वायरस के कारण होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पोलियो का जो वैक्सीन था, पोलियो का जो टीका है, उसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पोलियो का जो टीका जो है इसका खोज किसने किया था। मैंने जो है इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने कराया था तो उसमें मैंने इसका जो है आंसर वहाँ पे बताया हूँ, ये क्वेश्चन वहाँ पे करवाया हुआ हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स, कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है किस आइसोटॉप्स का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट का, सोडियम का, आयोडीन का या फिर यूरेनियम का। तो दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं घेंघा का जो रोग होता है उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो यूरेनियम जो है ये परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि कोबाल्ट जो है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है, आयोडीन जो है वो घेंघा रोग जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं, घेंघा रोग के इलाज में किया जाता है, और यूरेनियम का इस्तेमाल जो है परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है दोस्तों वो है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से जीव आते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो है झींगा मछली आपका आ जाता है, इसके अलावा जो है मकड़ी, बिच्छू, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा जो संघ है, आर्थ्रोपोडा जगत है, इसमें आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।